हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंटरडे ट्रेड तो बताएंगे ही, और साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्निकल की बात करते हैं, तो आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में अभी देखते हैं कि प्राइस में क्या चल रहा है। अब आप ये देखो, ये है वीकली टाइम फ्रेम अपना। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, हार हाई बनाते हुए प्राइस अप जा रहा है, और कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस अप जा रहा है। क्लियर हो इतना। अब हम एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखा देते हैं। देखिए, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया और इसी ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस अप जा रहा है। प्राइस इस लेवल से अप जाना स्टार्ट हुआ, अब गया हार हाई बनाया, और प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अब गया सपोर्ट लेके, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस अप जा रहा है। तो ये देखो, जब प्राइस अप जा रहा है तो प्राइस हार हाई बनाते हुए और हार लो, तो डाउन साइड हार लो कहलाएगा, ये हार लो कहलाएगा, ये हार लो कहलाएगा। प्राइस कंटिन्यू हार लो बनाते हुए अप जा रहा है, और अप साइड हार हाई बनाते हुए कंटिन्यू अप जा रहा है। क्लियर हो इतना। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस लेवल पे। प्राइस जब 2850 का हाई बनाया तो एक कंटिन्यू सेलिंग आई हिंदुस्तान यूनिलीवर में। लेकिन सेलिंग से पहले आप देखो, प्राइस इस लेवल तक किस प्रकार की रहा। प्राइस जिस इस मतलब कंटिन्यू फॉल हुआ, उसी प्रकार आप देखेंगे इसी लेवल से प्राइस कंटिन्यू अप गया था। जिस प्रकार कंटिन्यू अप गया उसी प्रकार प्राइस फॉल हुआ। आप यहाँ देखेंगे, प्राइस जिस प्रकार यहाँ फॉल हुआ था उसी प्रकार इस लेवल से अप भी गया था। आप यहाँ देखिए, जिस प्रकार यहाँ प्राइस अप गया था, आप देख सकते हैं प्राइस उसी तरह यहाँ भी फॉल हुआ। तो कोई भी स्टॉक को अपने हिस्ट्री को दोहराता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने हिस्ट्री को दोहराया। अब हम आते हैं इस लेवल पे, और इस लेवल को समझने के लिए हम चलेंगे डे वन टाइम फ्रेम। और डे वन टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी प्राइस में क्या चल रहा है। गाइस, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने को फंडामेंटल भी बताना है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं वीडियो बड़ा बनाना नहीं चाह रहा। तो अब देखो, प्राइस इस लेवल से जब फॉलिंग आई तो कंटिन्यू फॉलिंग आई, इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन किया। फिर गाइस यहाँ आप देख सकते हैं डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया, लेकिन गाइस डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस यहीं सस्टेन करता गया। और जब जब प्राइस सस्टेन करता है तो डबल बॉटम सक्सेस नहीं होता। डबल बॉटम कैसे सक्सेस होता है? प्राइस गिरे, बॉटम बनाए, फिर अब जाए, फिर प्राइस बॉटम डबल बॉटम बनाए, और प्राइस एक दो दिन होल्ड करे और प्राइस अब चले जाए। इस प्रकार सक्सेस होता है। अगर मान लीजिए प्राइस होल्ड करने लगा तो ये समझ लीजिए प्राइस अभी अब जाने के मूड में नहीं है। क्लियर हुआ। यहाँ रुका है तो अपने RSI या इंडिकेटर को एडजस्ट करने के लिए प्राइस होल्ड कर रहा है। क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। अब देखो, प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न फेल हुआ और प्राइस कंटिन्यू फॉलिंग आई। अब देखो, अब प्राइस यहाँ से गिरा, अब गया, फिर प्राइस गिरा और अब जा रहा है। अगर ये नेक लाइन ब्रेकआउट होता है तो प्राइस में एक अपने को अच्छी खासी अपसाइड मूव देखने को मिलेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। लेकिन अब आपको एक खास बात बता देता हूँ। आप देखोगे, जब यहाँ से प्राइस गिरा था, अब गया, गिरा और अब गया। मैं इस लेवल पे वीडियो बनाया था, इस लेवल पे कि यहाँ से प्राइस गिरने की संभावना ज्यादा है, और प्राइस गिरा भी उसी तरह। अब थोड़ा आप ये देखो, प्राइस का ट्रेंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइस का ट्रेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आपने जब प्राइस यहाँ से गिरा तो प्राइस अपने लो को ब्रेकआउट नहीं किया। प्राइस का ये लो था, अपने लो को ब्रेकआउट नहीं किया, और लो को ब्रेकआउट ना करना मतलब ट्रेंड चेंज होना। आप देख सकते हैं प्राइस हायर लो बनाया, ठीक ना। ये लो था और इसके ऊपर था, तो ये हार लो कहला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अपना हार हाई और हार लो का फॉर्मेशन अब कंटिन्यू कर सकता है। तो प्राइस यहाँ से गिरेगा, अब गया, गिरा और अब गया। अगर नेक लाइन ब्रेकआउट करता है तो अपने को अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगी। लेकिन अब एक बार यहाँ से करेक्शन भी हो सकता है, इस लेवल से करेक्शन हो, प्राइस इस ट्रेंड लाइन तक आए और फिर इसके बाद प्राइस अब चला जाए, ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो मैं तो ये यही कहूंगा कि अगर जो लोग यहाँ चूक गए हैं इस लेवल पे बाई करना लॉन्ग टर्म के लिए, तो गाइज अब आप इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना। अदरवाइज या तो करेक्शन करने आए तो उठाना क्वांटिटी, या तो इस लेवल के बाद ही उठाना। क्लियर हुआ। और ये लेवल आपको बता देता हूँ 2110 का लेवल है। क्लियर हुआ इतना। अब हम लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। गाइज, अगर 2110 का लेवल लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेकआउट देगा तो अपने को पहला टारगेट मिलेगा, अपना पहला टारगेट रहेगा 2350 का लेवल, और दूसरा टारगेट रहेगा गाइज 2400 का लेवल। और जब ये इस लेवल पे पहुंचेगा ना, इस लेवल पे, तो प्राइस हल्ड करेगा, और हल्ड करने के बाद इस लेवल पे हल्ड करेगा, और हल्ड करने के बाद जब ब्रेकआउट देगा अपसाइड, तो अपना फाइनल टारगेट 2800 का हो जाएगा। यही जो अपना ऑल टाइम हाई बना था, या ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर अब आने वाले साल, एक साल के अंदर, साल खान में। क्लियर हुआ इतना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राइस अब गया, हाई बनाया, करेक्शन किया, फिर अपना नया हाई बना रहा है, फिर गिरा, नया हाई बना रहा है। आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देखेंगे तो कंटिन्यू अपना नया हाई बनाते हुए जा रहा है। तो अगर प्राइस एक बार यहाँ जाता है तो अपने को एक नया हाई देखने को मिल सकता है। क्लियर हो इतना। तो लॉन्ग टर्म की बात कर लिए, इस लेवल के बाद जो लोग यहाँ इस लेवल पे बाई नहीं पोजीशन बनाना पाए तो यहाँ बाई पोजीशन बना सकते हैं। या अदरवाइज करेक्शन करने इस लेवल से आए तो जहां से प्राइस मूव करे, अगर आपको बेरिश कैंडल अप साइड बुलिश कैंडल दिख जाए, जैसे ये बुलिश कैंडल थी गाइस, इस प्रकार की कैंडल मिल जाए आपको, अगर ये करेक्शन करने आए तो आप यहाँ बाई इजीली कर सकते हैं।
क्लियर हुआ इतना? अब हम आते हैं इंट्राडे के लिए और फिर आपने फंडामेंटल में देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखो भाई, ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से गाइस हम एक लेवल ड्रा कर देते हैं, ये लेवल, और एक लेवल ये ड्रा कर देते हैं गाइस, ये लेवल, ये लेवल, और टारगेट अपना देख लेते हैं ये लेवल गाइज। और हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। देखो गाइज, हम अप साइड की एक अच्छी खासी ट्रेड बता दे रहा हूँ इंट्राडे के लिए। अगर गाइज 2087 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट आउट देगा, क्या 2087 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो अपना टारगेट रहेगा 2110 रुपए का टारगेट। अगर गाइज 2087 का लेवल मंडे को यानी कल ब्रेकआउट देता है, तो अपना टारगेट रहेगा 2110 का टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर में कल के लिए। क्लियर हुआ अपसाइड के लिए? अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो जब प्राइस इस लेवल को अप गया था तो इसी लेवल पे जाके रुका था। क्लियर हुआ? और अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं, प्राइस है गिर भी सकता है। तो हम गाइज डाउन साइड के लिए एक लेवल यहाँ ड्रा करेंगे, ये करना चाहेंगे ये लेवल, ये लेवल, और यहाँ डाउन साइड हम जोन ड्रा करेंगे, ये ये अपना डाउन साइड के लिए जोन भी ड्रा हो गया है। हम डाउन साइड के लिए ट्रेड तभी करेंगे गाइज, जब ये अपना 2063 से लेके 2058 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज हम इस जोन पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में, क्योंकि प्राइस यहाँ से आके बाउंस बैक भी कर सकता है, प्राइस यहाँ से गिरे डाउन साइड, यहाँ से अप भी जा सकता है। हम ट्रेड तभी करेंगे जब अपना 2058 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट देगा, तो अपना टारगेट रहेगा 2040 का लेवल। अगर 2058 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो अपना टारगेट रहेगा 2040 का। क्लियर हुआ डाउन साइड के लिए? अब गाइस हम चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, और हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताते हैं कि अभी कितना स्ट्रांग है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो गाइस, ये है अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी हम अगर मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 4,88,280 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक बहुत विशाल मार्केट कैप है, मेजर मार्केट कैप है। करंट प्राइस तो आपको पता ही है, और हाई और लो भी कितना है, ठीक है ना? अब आप ये देखो, स्टॉक का पीई 55.23 आ गया है, मतलब 30 रुपए पीई गिर चुका है। पी का मतलब होता है, अगर 1 रुपए कमाना है आपको तो 55 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत बेहतरीन पीई रेशियो है। अब हम बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू भी अच्छा खासा है, 204 रुपए। और मेन चीज है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि एक बहुत स्ट्रांग आरओसीई है, 15% से प्लस होना चाहिए, जो कि 15% का डबल से भी ज्यादा है आरओसीई, ठीक ना? आरओई भी देख लीजिए, बहुत स्ट्रांग आरओई है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और मेन बात गाइज, प्रमोटर होल्डिंग देख लीजिए, 61.9, मतलब 62% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। और इक्विटी 0.02, ना, अब बिल्कुल ना के बराबर इक्विटी अपनी, डेप्ट मतलब कर्ज है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, कर्ज है ही नहीं, क्योंकि रिजर्व अपने पास बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, 47,723 करोड़ का रिजर्व है, इतना रिजर्व करके रखी है। और आप देख सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू भी 874 रुपए है, जो कि एक अच्छा खासा इंट्रेंसिक वैल्यू माना जाता है। क्लियर हो इतना? अब मेन चीज में आते हैं गाइज, पीई रेशियो पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों ने ये, अगर आज नई चीजें सीखोगे पीई रेशियो के बारे में, तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगर मैं यहाँ नई चीज बता दूं तो। अगर आप ये देखो, आप पीई रेशियो, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हाई बनाया था, तो मार्केट का पीई रेशियो 80 था। लेकिन इसके पहले भी आप देख सकते हैं 2018-2017 में अप्रॉक्स पी रेशियो 80 में गया था, और जब पी रेशियो 80 पहुंचा था तो कंटिन्यू प्राइस में फॉल आया था, आप देख सकते हैं। अब यहाँ जब पी रेशियो 80 पहुंचा तो प्राइस में कंटिन्यू फॉल आया, आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये है 75 का लेवल, ये अपना 75 का लेवल है, ये जो अपसाइड वाली लाइन है, तो आप देख सकते हैं 75 का लेवल। जब जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई रेशियो 75 के ऊपर गया तो एक अच्छी खासी फॉलिंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं 80 के 75 के ऊपर 80 गया तो फॉलिंग आई, यहाँ देख सकते हैं फॉलिंग आई, यहाँ देख सकते हैं फॉलिंग आई। आप 75 के ऊपर गए, यहाँ फॉलिंग आई, यहाँ फॉलिंग आई, ये फॉलिंग आई, आप देख सकते हैं कंटिन्यू 75 के ऊपर जब जब पी पहुंचता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक फॉलिंग आती है। इसके पहले अभी जो 55 रुपए का चल रहा था, इसके पहले 51 रुपए भी पी रेशियो गया है। और आप देख सकते हैं जनवरी 17 में पी रेशियो गया था 50 के आसपास, 50-55 के आसपास, यहाँ देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा बुलिश का संकेत है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। मतलब एक बुलिश रैली अब देखने को मिलेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब एक बार फिर से अपना पी रेशियो 80 तक जाते हुए देख सकते हैं, जो कि 2800 से 2800 का लेवल अपने को एक बार टच कर सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हम और फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो गाइज हम सेल्स देखते हैं ईयर बाई ईयर, सॉरी मंथली, क्वार्टरली देख लेते हैं सेल्स क्या था। तो अगर मार्च 19 से अपने को डाटा दिख रहा है, तो मार्च 19 से अगर सेल्स की बात की जाए तो कंटिन्यू अपनी सेल्स बढ़ती जा रही है, जो कि 13,439 सेल्स पहुंच गई है। और ओपीएम देख लीजिए, कंटिन्यू 20 प्लस ओपीएम मेंटेन है, 15 प्लस होना चाहिए था, होना चाहिए मेंटेन, लेकिन अपना ओपीएम 20
25% ओपीएम हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेंटेन करके रखा है। अगर ईपीएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस वृद्धि ही हुई है ईपीएस में भी। अब गाइस ईयरली अगर सेल्स की बात की जाए तो अपने को 2010 से डाटा प्रोवाइड किया गया है। 2010 में 17,738 क्वांटिटी सेल हुई थी, लेकिन आज की डेट में 51,112 की सेल हो रही है। इसके पहले आप देखेंगे मार्च 21 में 47,028 की सेल्स हुई थी, जो कि कंटिन्यू वृद्धि हो रही है। क्लियर हुआ? ईयरली में भी देख लीजिए ओपीएम 13% था 2010 में और आज की डेट में 25% ओपीएम है। क्लियर हुआ इतना? अब हम आगे बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट कैसा है? अगर रेवेन्यू शेयर कैपिटल की बात की जाए तो शेयर कैपिटल 235 है और रिजर्व की बात की जाए तो 2010 में गाइस 2,451 करोड़ रिजर्व था। फिर इसके बाद थोड़ा-थोड़ा कंटिन्यू बढ़ता गया और गाइस मार्च 2020 में 8,013 का रिजर्व था, लेकिन गाइस 2021 में 8,013 से बढ़ के 47,439 हो गया और सितंबर 21 में 47,723 करोड़ का रिजर्व हो गया, जो कि बहुत बड़ी वृद्धि मानी जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और गाइस बैरोइंग मतलब कर्ज की बात की जाए तो 1,129 करोड़ का कर्ज है, जो कि 47,000 की अपेक्षा बहुत कम है। अगर हम 47,000 में 1,000 घटा दें तो 46,000 करोड़ अभी भी मार्केट कंपनी के पास है, जो कि कर्ज कंपनी के पास है ही नहीं एक प्रकार से माना जाए। अब हम देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स गाइज। 2019 में 67.19 थी होल्डिंग, जो कि अब घट के 61.90 है। ये गाइज बैड चीज नहीं है, ये अपनी इक्विटी डिवाइड कर दिए हैं, अदरवाइज अपनी इनकी इक्विटी इतनी ही थी। तो इक्विटी डिवाइड करने के कारण अपने को एफ आई आई को ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया और उनकी इक्विटी हो गई 14.71 और डीआईआई की 10.85 और जो पब्लिक की इक्विटी है देखिए 2019 में 13.95 थी और पब्लिक की इक्विटी घट गई है 12.53, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है अगर पब्लिक की इक्विटी कम है तो। अब बताओ गाइज हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस कैसा लगा?